साल 2026 दुनिया की नजरें एक बार फिर मिडिल ईस्ट पर हैं। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनका मैक्सिमम प्रेशर अभियान ईरान की अर्थव्यवस्था का दम घोंट रहा है। दूसरी तरफ तेहरान की सड़कों पर एक ऐसी पीढ़ी खड़ी है जो ना डंडा मानती है ना फतवा। लेकिन इन सबके बीच 86 साल का एक बुजुर्ग शख्स खड़ा है, जिसके एक इशारे पर मिडिल ईस्ट में आग लग सकती है या शांति आ सकती है। वो जिसे दुनिया एक तानाशाह कहती है, लेकिन उसके समर्थक उसे धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं। आज नवभारत टाइम्स की इस खास पेशकश में हम खोलेंगे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की जिंदगी की वो फाइलें जो अब तक धूल खा रही थी। एक कवि, एक क्रांतिकारी, एक अरबपति और एक पिता। आज मिलिए असली खामनेई से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। इतिहास में कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनकी एक इबादत से मुल्क झुक जाता है और एक इशारे से दुनिया कांप उठती है। ईरान, एक ऐसा मुल्क जो ना अमेरिका के आगे झुका, ना इजराइल के आगे थमा, और इस अडिग दीवार के पीछे जो शख्स खड़ा है उसे दुनिया आयतुल्ला अली खामनेई के नाम से जानती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कट्टर मजहबी नेता की कहानी है, या उस शायर की जिसकी एक जेब में बंदूक और दूसरे में कविताएं होती हैं? क्या यह उस फकीर की दास्तान है जो चटाई पर सोता है, या उस सुल्तान की जिसके पास 95 अरब डॉलर से भी ज्यादा का साम्राज्य है, जो आज की तारीख में 200 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है? आज हम खोलेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर की जिंदगी के वो पन्ने जो अब तक अंधेरे में थे। कहानी शुरू होती है साल 1939 से, ईरान का पवित्र शहर मशहद। एक बेहद गरीब मौलवी के घर अली खामनेई का जन्म हुआ। खामनेई खुद बताते हैं कि बचपन में कई रातें ऐसी थी जब उनके घर में खाने को कुछ नहीं था और उनकी मां ने भूखे पेट उन्हें सुलाया। मशहद से लेकर नजफ जो इराक में है, वहां के मदरसों तक खामनेई ने न केवल मजहब पढ़ा बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना भी सीखा। यहीं उनकी मुलाकात हुई अपने गुरु आयतुल्ला खुमैनी से। 1960 और 70 का दशक, ईरान में शाह का शासन था। वो राजा थे वहां के। खामनेई 6 बार जेल गए, उन्हें यातनाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया, लेकिन सलाखों के पीछे उनके इरादे और भी फौलादी हो गए। और 1979 में 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति ने सब कुछ बदल कर रख दिया। राजा शाह देश छोड़कर भाग गए, खुमैनी लौटे और खामनेई सत्ता के केंद्र में आ गए। खामनेई की शख्सियत की परतें खोलेंगे, लेकिन उससे पहले एक ऐसा सच जान लीजिए जिसका वास्ता आपसे है, सीधे हिंदुस्तान से। क्या आप जानते हैं कि तेहरान में बैठे इस सुप्रीम लीडर की रगों में उत्तर प्रदेश, यूपी के बाराबंकी का खून दौड़ रहा है? बहुत कम लोग जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर की जड़ें भारत में हैं। खामनेई के पूर्वज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतूर गांव से थे। 18वीं सदी में उनके खानदान के लोग ईरान जाकर बस गए थे। यही वजह है कि खामनेई अक्सर अपनी स्पीच में भारतीय संस्कृति और कश्मीर का जिक्र करते हैं। वो भारत को एक अहम दोस्त मानते हैं, लेकिन कश्मीर पर उनके बयान अक्सर रिश्तों में कड़वाहट भी लाते हैं। दुनिया के लिए खामनेई एक सख्त लीडर है, लेकिन ईरान के साहित्यिक गलियारों में उनकी पहचान एक शायर की है। खामनेई को फारसी कविताएं, गजलों से बेपनाह मोहब्बत है। एक तरफ परमाणु बम बनाने की जिद और दूसरी तरफ फ्रेंच लिटरेचर का प्यार। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आयतुल्ला खामनेई का चरित्र विरोधाभासों से भरा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जवानी के दिनों में खामनेई एक संजीदा शायर थे। उन्हें विक्टर ह्यूगो का उपन्यास लेस मिजरेबल्स इतना पसंद है कि वो इसे चमत्कार कहते हैं।
लेकिन ये वही कवि है जिसने हजारों प्रदर्शनकारियों को कुचलने का आदेश दिया। एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में क्रूरता की कमान। सवाल यह है कि ट्रंप की सख्ती के आगे उनका कौन सा रूप बाहर आएगा, शायर का या तानाशाह का? एक रोचक किस्सा बताता हूं आपको। आज भी हर साल खामनेई कवियों की एक बड़ी महफिल सजाते हैं। वहां वो एक सख्त तानाशाह नहीं बल्कि एक पारखी आलोचक की तरह बैठते हैं, कवियों के बीच, शायरों के बीच। उनके पास अपना एक दीवान यानी कविता संग्रह है। उनके विरोधियों का कहना है कि उनकी शायरी में भी वही प्रतिरोध है, वही रिवेंज है जो उनकी राजनीति में है। यानी हाथ में बंदूक है तो उसी हाथ में शायरी का फन और लगाव भी है। हां, हाथ से ध्यान आया, आपने अक्सर खामनेई को भाषण देते देखा होगा, बैठे देखा होगा। गौर कीजिएगा, वो हमेशा अपना बायां हाथ, अपना उल्टा हाथ ही हिलाते हैं। उनका दाहिना हाथ हमेशा उनके चोगे यानी रोब के पास शांत पड़ा रहता है, दिखता नहीं है। यह सिर्फ बुढ़ापा नहीं, यह निशानी है एक जानलेवा हमले की। तारीख थी 27 जून 1981। तेहरान की एक मस्जिद। खामनेई उस वक्त भाषण दे रहे थे। उनके सामने एक टेप रिकॉर्डर था। किसी को नहीं पता था कि उस टेप रिकॉर्डर में शब्दों को नहीं बल्कि मौत को कैद किया गया था। अचानक इस टेप रिकॉर्डर में छिपे बम में जोरदार धमाका होता है। गनीमत रही कि खामनेई की जान तो बच गई, लेकिन उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए खराब हो गया, बेकार हो गया। आज भी अगर आप गौर करेंगे तो खामनेई अपना दाहिना हाथ बहुत कम हिलाते हैं, छिपा कर रखते हैं। वो बाएं हाथ से लिखते हैं। ईरान में इसे एक निशान की तरह देखा जाता है, एक ऐसा नेता जिसने मुल्क के लिए अपना खून दिया। खामनेई का दाहिना हाथ हमेशा के लिए बेकार तो हो गया, लेकिन इसी घटना ने उन्हें ईरान में जिंदा शहीद, लिविंग मार्टायर का दर्जा दिला दिया। विरोधियों को लगा कि वो खत्म हो गए, समाप्त हो गए, लेकिन नियति ने उन्हें सुप्रीम लीडर की कुर्सी के लिए तैयार कर दिया था। आज जब नेतन्याहू धमकियां देते हैं, ट्रंप धमकियां देते हैं, तो खामनेई का यही अतीत उन्हें याद दिलाता है कि वो मौत को छूकर लौटे हैं। ईरान के सरकारी टीवी पर अक्सर यह दिखाया जाता है कि सुप्रीम लीडर कितनी सादगी से रहते हैं। दावा किया जाता है कि उनके घर में कालीन भी पुराना है, लेकिन क्या यह पूरा सच है? जानते हैं इसको। रॉयटर्स के खोजी रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई सेताद नाम की एक संस्था को कंट्रोल करते हैं। यह संस्था लावारिस संपत्तियों को जब्त करती है। रॉयटर्स ने एक दशक पहले इस संस्था की कुल संपत्ति 95 अरब डॉलर बताई थी। जानकारों का मानना है कि साल 2026 तक यह खजाना बढ़कर 200 अरब डॉलर के पार हो सकता है। यानी एलन मस्क और जेफ बेजोस की टक्कर का साम्राज्य खामनेई का। यानी आज जब ईरान की जनता महंगाई और अमेरिकी प्रतिबंधों से त्रस्त है, रोटी के लिए प्रदर्शन कर रही है, तब सुप्रीम लीडर के नियंत्रण में अथाह दौलत है। यह वो सच है जो ईरान के भीतर बोलना सख्त मना है, क्योंकि खामनेई की छवि एक दरवेश यानी साधु की तरह है। वो पुराने कपड़े पहनते हैं, सादा खाना खाते हैं, लेकिन पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी कहती है। कहा जाता है कि खामनेई के आर्थिक साम्राज्य का यह पैसा उन जमीनों और संपत्तियों से आता है जो क्रांति के बाद जब्त की गई थी। सवाल यह है कि क्या यह पैसा देश की भलाई के लिए है या एक सुल्तान की, सुप्रीम लीडर की तिजोरी का है? समर्थक इसे सेवा कहते हैं, विरोधी इसे दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। लेकिन आज अपने घर में अपनों की नाराजगी के साथ साथ खामनेई के सामने अमेरिका से सबसे बड़ी चुनौती उनका अपना देश है। 86 साल के सुप्रीम लीडर और 20 साल के आसपास के युवा यानी जेन जी के बीच कनेक्शन टूट चुका है। खामनेई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हैं, लेकिन अपनी ही जनता के लिए उन्होंने इसे बैन करा हुआ है। यह डिजिटल दोगलापन नहीं, एक तरह से कहें कि नई पीढ़ी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि साफ है कि ईरान बदल रहा है। 1979 की पीढ़ी जब अभी की बात करें तो बुजुर्ग हो चुकी है और सामने जेनजी खड़ी है। वो पीढ़ी जो टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ग्लोबल फैशन चाहती है। 2022 की बात करें तो महसा अमीनी की मौत के बाद जो विद्रोह भड़का था, उसने खामनेई के सिंहासन को हिलाकर रख दिया था। खामनेई के फतवे का जिक्र करें तो वो एक तरफ है और युवाओं का फैशन, उनकी आवाज, उनकी चाहत
दूसरी तरफ है। उनके शासन में इंटरनेट पर पाबंदी है, लेकिन वहीं युवा वीपीएन का इस्तेमाल कर दुनिया से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, क्या हो रहा है दुनिया में जान समझ रहे हैं। यह खामनेई के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वो मुल्क जो उन्होंने 40 साल पहले बनाया था, अब तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठेगा कि ईरान के गलियारे से लेकर दुनिया भर में ये सवाल कौन रहा है, इसका जवाब तलाशा जा रहा है कि आखिर खामनेई के बाद कौन होगा खामनेई के बाद ईरान को संभालने वाला। क्या ईरान में फिर से वंशवाद आ रहा है? साल 2026 में 86 साल के खामनेई की उम्र को देखते हुए उत्तराधिकार सबसे बड़ा मुद्दा है। पर्दे के पीछे उनके दूसरे बेटे मुज्तबा खामनेई को तैयार किया जा रहा है। मुज्तबा को शैडो लीडर भी कहा जाता है। मुज्तबा सिर्फ खामनेई के बेटे नहीं हैं, उसे गेट कीपर भी कहा जाता है। आज खामनेई तक कौन सी फाइल जाएगी, ये मुज्तबा ही तय करते हैं। मुज्तबा की पकड़ रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC पर मजबूत है, लेकिन क्या ईरान की जनता जो अभी सड़कों पर है, बाप के बाद बेटे की हुकूमत स्वीकार करेगी, या फिर खामनेई के जाने के बाद ईरान में गृह युद्ध छिड़ेगा? याद कीजिए, ईरान की 1979 की क्रांति वंशवाद विरोध से ही पनपी और कामयाब हुए। और आज भी लोग कहते हैं, हमने शाह की बादशाहत को इसलिए खत्म नहीं किया था कि अब एक नया सुल्तान आ जाए। क्या ईरान एक और क्रांति की ओर बढ़ रहा है, या मुज्तबा शांति से सत्ता संभाल लेंगे? आयतुल्लाह अली खामनेई सिर्फ एक इंसान नहीं, एक विचारधारा है। एक ऐसी विचारधारा जिसने अमेरिका को ललकारा, परमाणु बम की जिद पाली और अपने देश को एक धार्मिक सांचे में ढाला। इतिहास कैसे याद रखेगा उन्हें? एक महान क्रांतिकारी के रूप में जिसने ईरान के स्वाभिमान को बचाया, या कि ऐसे शासक के रूप में जिसने अपनी ही जनता की आवाज को दबा दिया, कुचल दिया? जवाब वक्त के गर्भ में है और ईरान की इस कहानी में अभी कई मोड़ आने बाकी हैं। और हां, आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि इस पूरी कहानी में भारत कहां खड़ा है? ईरान के साथ है, ईरान से जुदा है, या मूक दर्शक बना बैठा है? खामनेई का भारत के साथ रिश्ता कभी खुशी कभी गम जैसा रहा है। रणनीतिक तौर पर चाबहार पोर्ट के लिए वो भारत के दोस्त हैं, लेकिन एक धार्मिक नेता के तौर पर वो अक्सर कश्मीर पर पाकिस्तान की भाषा बोलते नजर आते हैं। अब जब ट्रंप सत्ता में है और अमेरिका और भारत के रिश्ते भी कहीं ना कहीं डगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो खामनेई को भारत की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। क्या वो अपनी पुरानी बयानबाजी छोड़कर भारत के साथ खड़े होंगे? खैर, आपको क्या लगता है? एक लकवाग्रस्त हाथ से पूरे मिडिल ईस्ट की नब्ज थामने वाले आयतुल्लाह अली खामनेई अब अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में हैं। बाहर अमेरिका का मैक्सिमम प्रेशर और घर के अंदर मैक्सिमम विद्रोह।